देखिए, आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना हौसला बनाए रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि समंदर सूखते नहीं हैं, चाहे धूप कितनी भी तेज़ निकले, ठीक है? तो एक बात और कही गई है कि हौसला हार कर बैठ मत ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है, तो दवा भी यहीं पर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे हम 18 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और जैसा कि डेली आपसे इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कल के जो यानी कि पिछले दिन के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाते हैं, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार को दिया गया है कौशल्या शंकर को। देखिए, जो आपका ये इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति के नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। और कौशल्या शंकर ने ऐसा क्या किया? देखिए, जो आपकी सुश्री कौशल्या है, इन्होंने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की थी। और इस ट्रस्ट ये जो आपका ट्रस्ट बनाया गया था शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट, ये जो है जितने भी जाति आधारित हिंसा के पीड़ित थे उनको मनोवैज्ञानिक, कानूनी और नैतिक समर्थन प्रदान करता है और सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है। तो इसीलिए इनके उत्कृष्ट इस योगदान देने के लिए जो है कौशल्या शंकर जी को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया था। दूसरा है कि संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र को 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष कर दी है? देखिए, अभी हाल ही में ये की नहीं गई है, मतलब सिफारिश की गई है कि जो पॉक्सो अधिनियम है, तो इसमें जो किशोर हैं इनकी उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी जाए। देखिए, इस समय बाल अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो बच्चे हैं, देखिए 16, 14, 12, 13, मतलब जो भी हो, इस उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। तो पॉक्सो एक्ट क्या है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है ये पीसीएस वगैरह में बहुत डिटेल में पूछ लिया जाता है। 4-5 लाइन में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिए होते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो ये चीज़ आज हम जानेंगे। देखिए, हाल ही में हुआ क्या था? हाल ही में कांग्रेस के एक सांसद हैं आनंद शर्मा, इनकी अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपा है। इसमें कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां पर अपराधियों की उम्र कम थी और लिहाजा ये बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं और इसलिए इन नाबालिग बच्चों में जो 16 वर्ष तक के बच्चे होंगे, ठीक है, 16 से ऊपर यानी कि 16 से 18, तो इनको अब जो है सजा दी जाएगी। पॉक्सो एक्ट कहता क्या है? देखिए, पॉक्सो जो है ये एक अंग्रेजी शब्द है। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। तो पॉक्सो देखिए, पॉक्सो का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसमेंट एक्ट 2012, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012। देखिए, इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। और देखिए, पॉक्सो कानून जो है इसके तहत सेक्सुअल असॉल्ट की क्या व्याख्या की गई है? देखिए, अगर कोई भी कृत्य यौन इरादे से किया गया हो, यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे या बच्ची के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, मतलब उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, या फिर इस कृत्य में बच्ची या फिर बच्चे के यौन अंगों को छुआ जाता है, या फिर बच्चे या बच्ची को किसी दूसरे व्यक्ति की या फिर आरोपी के जननांगों को छूने पर मजबूर किया जाता है, तो ये सारे जो है अपराध माने जाएंगे इस पॉक्सो एक्ट के तहत। तो इसको आप याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया? देखिए, वनवासी समागम का जो आयोजन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया था, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है भाग भी लिया था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन की मतलब भवन का उद्घाटन भी किया था सोनभद्र में। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, इसको याद रखिएगा।
और चौथा प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो देखिए जो सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है ये आपकी दिल्ली है, यानी कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। यह यहाँ पर हम शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम राजधानियों की बात कर रहे हैं, देश की राजधानियों की। तो दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है ये कौन है, दिल्ली है। इसको हर हालत में आपको याद रखना है। और अभी जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। देखिए अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट जारी की गई और इसमें बताया गया कि दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। यानी कि दुनिया के जो 30 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 22 कहाँ से हैं, भारत से हैं। और ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2019 से 2020 तक, ठीक है, दिल्ली की जो हवा है इसकी गुणवत्ता में लगभग 15% का सुधार हुआ है। यानी कि जो दिल्ली है ये प्रदूषित राजधानी तो है ही, लेकिन इसमें कुछ सुधार भी हुआ है 2019 से लगाए 2020 के दौरान, ठीक है। और इस विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट में और क्या बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि जो ये सुधार हुआ है 15% का, इसके बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और दुनिया की शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में मतलब ये पहले स्थान पर है, ठीक है। यानी कि दिल्ली वर्तमान में 10वां ऐसा शहर है दुनिया का जो सबसे प्रदूषित है और दुनिया का पहला ऐसा राजधानी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और देखिए दिल्ली के अलावा दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 अन्य जो भारतीय शहर हैं, इसमें गाजियाबाद बुलंदशहर और विसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, राजस्थान में भिवानी और फरीदाबाद और जिंद हैं। तो ये प्लेसेस हैं जो ये टॉप 30 की लिस्ट में शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन का शीर्ष प्रदूषित शहर जिंजियांग है, जिसके बाद 9 भारतीय शहर बुलंदशहर, मिर्जापुर, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी हैं। और आपको बता दूं जो आपका ये रिपोर्ट है ये कैसे तैयार किया जाता है। देखिए वैश्विक शहरों की जो ये रैंकिंग है ये 106 देशों के पीएम यानी कि पॉलिटिकल मॉलिक्यूल 2.5 डेटा पर आधारित है, जिसे ग्राउंड आधारित निगरानी स्टेशनों के द्वारा मापा जाता है, जिनमें से अधिकांश सरकारी एजेंसियों के द्वारा संचालित होते हैं। और इस रिपोर्ट में वैश्विक कण प्रदूषण PM 2.5 स्तरों पर कोविड-19 लॉकडाउन और व्यवहार परिवर्तन के प्रभाव का भी पता चलता है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रमुख सलाहकार थे PK सिन्हा, ठीक है। तो PK सिन्हा ने जो है कुछ निजी कारणों से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। देखिए पिछले साल सितंबर महीने में जो है PK सिन्हा को प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। और इससे पहले जो आपके PK सिन्हा ये 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथार्न पौधे को लगाने का फैसला किया है। देखिए जो आपका ये सीबकथार्न पौधा है तो इसको लगाया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कहा जाए ये कोल्ड डेजर्ट आपके हैं, ठीक है। देखिए ये पौधा जो आपका है सीबकथार्नी कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथार्न पौधे को लगाने का फैसला किया है। ये पौधा एक झाड़ी होती है जो कि नारंगी पीले रंग की खाने की योग्य बेरों का उत्पादन करती है। कुछ ऐसे बेर इसमें फरते हैं और ये खाए भी जाते हैं। भारत में ये पौधा हिमालयी क्षेत्रों में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। जो आपका सीबकथार्न का पौधा होता है ये मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है, जो कि मिट्टी के क्षरण को भी रोकता है। तो कई सारे बेनिफिट हैं इस सीबकथार्न पौधे के। इसको अब लगाया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में। और आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। ये दोनों चीज़ें बताइए क्योंकि मैं आपको रिवाइज कराते रहता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है, तो तुरंत बताइए। सातवां की हाल ही में किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये स्वर्ण पदक जीता है धनलक्ष्मी ने। और देखिए पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो आपकी महिलाओं की 100 मीटर दौड़ थी, ठीक है, तो इसमें धनलक्ष्मी ने पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। और धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को जो है कुल 11.39 सेकेंड यानी कि 11 मिनट 39 सेकेंड के समय में पूरा किया और पहले स्थान पर रही। और इस रेस में यानी कि 100 मीटर वाली रेस में जो है दूती चंद
11 मिनट 58 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। और जो आपकी हिमा दास है इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया, इन्होंने गलत शुरुआत की वजह से जो है इनको मतलब दौड़ से बाहर कर दिया गया था। तो पहले दूसरे स्थान पर कौन कौन रहा है? पहले स्थान पर धनलक्ष्मी, दूसरे स्थान पर दूती चंद रहीं। आठवां की हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस देश से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है? तो देखिए जो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय है इसने हाल ही में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जो है जो आपका म्यांमार है, म्यांमार से देखिए बहुत सारे अवैध प्रवासी भारत में आते हैं और इन्हीं के जांच का निर्देश दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। देखिए हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर प्रवाह की जांच करने का निर्देश दिया है। और इस संबंध में जो एसएसबी है और असम राइफल्स है इनको भी निर्देश दे दिया चुका है कि जो अवैध प्रवासी है इनकी जांच की जाए। देखिए म्यांमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं ये पहले ही भारत में रह रहे हैं और भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थी जो हैं इनको अवैध प्रवासी माना जाता है। ठीक है, तो स्पेशली जो रोहिंग्याज हैं इन पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से दूसरे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों में, तो इसको याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि रूस ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो देखिए ये देश आपका चीन है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन बनाया जाएगा रूस और चीन के द्वारा, तो यहाँ पर जो है अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर बनाया जाएगा जो कि चंद्रमा की सतह या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। तो ये चंद्रमा की सतह पर एक कुछ ऐसा डिजाइन टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। देखिए चीन और रूस जो है ये इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। 10वां प्रश्न है कि यूको बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो देखिए जो आपका यूको बैंक है इसके नए कार्यकारी निदेशक बने हैं इशराक अली खान। देखिए इससे पहले जो आपके इशराक अली खान है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक थे, लेकिन अब यूको बैंक में इशराक अली खान काम करेंगे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। और देखिए जो आपका यूको बैंक है इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। सीईओ के हैं अतुल कुमार गोयल और इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला के द्वारा की गई थी। कब? 6 जनवरी 1943 को। और यूको बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी है 94.44%, यानी कि ये सरकारी बैंक है। ठीक है, तो ये प्रश्न मतलब इसी के साथ ये सीरीज यही समाप्त होता है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में जो पहला प्रश्न आपका है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है, ये किस राज्य में आयोजित किया गया बताइए जल्दी से। दूसरा कि भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा बताइए। तीसरा कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया बताइए। और चौथा कि हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए खिलाड़ी पे हैं विराट कोहली। और दूसरा था कि स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। और तीसरा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। तो देखिए ये कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। और चौथा था कि हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया। तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और पांचवा था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। तो देखिए ये प्रदेश आपका है उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी सोशल मीडिया पे। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।